ये कहानी है भारत को मिले अमेरिका से आज तक के सबसे बड़े धोखे की। 12 मार्च 1993 में बॉम्बे शहर के अंदर एक के बाद एक 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं, जिसमें 300 से भी ज्यादा मासूम लोग मारे जाते हैं और करीब 1400 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ये दुनिया के इतिहास में पहला स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक था। ऐसा दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई देश कन्वेंशनल वॉर लड़ने की जगह कायरो की तरह अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी और आर्मी का इस्तेमाल करके दूसरे देश के खिलाफ टेररिस्ट अटैक करवा दे। इतना नीच और इतना कायर पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही है। राजीव डोगरा, जो पाकिस्तान में भारत के काउंसिल जनरल रह चुके हैं, अपनी बुक वेयर बॉर्डर ब्लीड्स में लिखते हैं, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज ने उन्हें बताया था कि 1993 में हुए बॉम्बे ब्लास्ट्स को आईएसआई द्वारा ही करवाया गया था और इसका अप्रूवल पाकिस्तान के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने दिया था। इस पूरी साजिश में मुख्य रूप से शामिल थे पाकिस्तान की आईएसआई, मुंबई के अंडरवर्ल्ड जिहादी और अलेजेडली बॉलीवुड के नामचीन एक्टर। जब भारतीय एजेंसियों द्वारा इन धमाकों की जांच शुरू की जाती है तो उन्हें 71 AK-56 मशीन गन्स, 50,000 से ज्यादा बुलेट्स, 500 के करीब हैंड ग्रेनेड्स और 3.5 टन RDX मिलता है। इसके अलावा हजारों की संख्या में बॉम्ब डेटोनेटर्स और टाइमर्स भी बरामद किए जाते हैं। आपको एक पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं, मुंबई में हुए 26/11 हमले में आतंकवादियों द्वारा 9 AK-47 असॉल्ट राइफल्स का इस्तेमाल किया गया था। आप सोचिए 71 AK-56 कितनी बड़ी तबाही मचा सकती थी। इतना ही नहीं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार दुनिया के किसी भी देश के खिलाफ इतनी बड़ी मात्रा में RDX का इस्तेमाल हुआ था। चौंकाने वाली बात ये थी कि इन 12 धमाकों में आतंकवादी सिर्फ 5% RDX ही इस्तेमाल कर पाए। बाकी 3,500 किलो RDX इस्तेमाल से पहले ही भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा पकड़ लिया गया था। जांच आगे बढ़ती है तो पाया जाता है कि इन हथियारों के कार्टन्स पर एक पाकिस्तानी फर्म वाहा नोबल इंडस्ट्रीज के इंस्क्रिप्शंस थे, जो पाकिस्तानी आर्मी की इस्लामाबाद स्थित एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। इस एक सबूत से भारतीय जांच एजेंसीज को भारत में बैठे गद्दारों को आइडेंटिफाई करने में बहुत बड़ी मदद मिली थी, क्योंकि यही पाकिस्तानी इंस्क्रिप्शंस वाले हथियार टाइगर मेमन के घर पर भी मिले थे और जो हथियार संजय दत्त के घर से बरामद हुए थे उन पर भी सेम यही पाकिस्तानी इंस्क्रिप्शंस थे। इंटरेस्टिंगली उस वक्त का ISI हेड लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर इससे पहले वाहा नोबल इंडस्ट्रीज का ही हेड था। जांच आगे बढ़ती है तो पाया जाता है कि जो हैंड ग्रेनेड्स बरामद हुए हैं वो सारे एक ही ऑस्ट्रेलियन कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड थे और जो बॉम्ब डेटोनेटर्स और टाइमर्स मिले थे वो सब अमेरिकन मेड थे। इन सब सबूतों के बाद अब बारी थी पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने लाने की। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स को न्यू दिल्ली बुलाया जाता है। थॉरो एग्जामिनेशन के बाद ऑस्ट्रेलियन जांच एजेंसी राइटिंग में इंडियन गवर्नमेंट को बताती है कि ये सारे ग्रेनेड्स और इनके मशीन टूल्स ऑस्ट्रेलियन कंपनी द्वारा ही पाकिस्तान आर्मी को बेचे गए थे। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया अपनी इस रिपोर्ट को दुनिया के किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने वैलिडेट करने को भी तैयार हो जाती है। इसके बाद अमेरिकन काउंटर टेररिस्ट एक्सपर्ट्स को भी न्यू दिल्ली बुलाया जाता है। वो भारत से इन टाइमर्स को फोरेंसिक जांच के नाम पर अमेरिका ले जाते हैं और उसके कुछ दिनों बाद अमेरिका द्वारा भारत को एक अनसाइंड रिपोर्ट भेजी जाती है, जिसमें अमेरिका ये मानता है कि साल 1980 में उसी के द्वारा ये टाइमर्स पाकिस्तान आर्मी को दिए गए थे, लेकिन तब भी वो इन एविडेंसेस को इनसफिशिएंट घोषित करता है और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का इन टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल होने के भारत के दावे को खारिज कर देता है। अमेरिका के अनुसार ये आर्म्स एम्युनिशन पाकिस्तानी आर्मी के कंटेनमेंट एरिया से किसी और तरह से स्मगलर्स के हाथ लग गए होंगे और साथ ही वो अपनी खुद की ही रिपोर्ट को दुनिया के किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में वैलिडेट करने से भी मना कर देता है। हद तो तब हो जाती है जब भारतीय जांच एजेंसीज इन सबूतों को वापस मांगती हैं तो अमेरिका द्वारा बताया जाता है कि ये सारे सबूत गलती से लैब नेग्लिजेंस के कारण डिस्ट्रॉय हो गए हैं। रॉ के फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिशियल बी रमन अपनी बुक काउबॉय ऑफ RNAW में बताते हैं, जब रॉ के फाउंडर और पहले चीफ RN काउ को इसके बारे में पता चलता है तो वो बी रमन को डांटते हुए कहते हैं कि हमको पाकिस्तान से रिलेटेड किसी भी इशू में अमेरिका पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। 2013 में PMO के सीनियर ऑफिशियल भी ये बात मानते हैं कि अमेरिका ने उस वक्त जानबूझकर वो सारे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय किए थे। इस तरह अमेरिका ने बड़ी बेशर्मी के साथ उस वक्त पाकिस्तान की मदद की थी। अगर उस समय अमेरिका ऐसा ना करता तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के सामने एक्सपोज कर दिया जाता, जिससे न केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा अमेरिका को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाता बल्कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी बंद कर दिया जाता। जितना भी मैं समझ पाया हूँ इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को, इस सब को लेकर मेरा पर्सनल कंक्लूजन ये है कि भारत को पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बाद उस पर सीधा हमला करना चाहिए था। दुनिया का कोई भी सेल्फ स्टीम्ड देश अपने बेकसूर नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए ऐसा ही करता, क्योंकि कुछ अपराधों की सजा केवल प्रहार करने से ही मिलती है। अगर हम उस वक्त ऐसा करते तो कोई भी इंटरनेशनल बॉडी हमारे राइट टू डिफेंड को चैलेंज नहीं कर सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से भारत ने ऐसा नहीं किया। आगे चलकर पाकिस्तान के ही थिंक टैंक्स और ऑथर्स ने ये बात ऑन रिकॉर्ड मानी कि इन बॉम्ब ब्लास्ट्स को करवाने में ISI का पूरा हाथ था। ऐसा ही एक किस्सा है जिसमें उस वक्त के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को डांटते हुए
कहते हैं कि अगर आईएसआई की इस करतूत का यूनाइटेड नेशंस को पता चल गया तो कहीं पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री घोषित न कर दिया जाए। अगर भारत तब इस माइंड फक्ड टेररिस्ट कंट्री पाकिस्तान की कमर तोड़ देता तो 1992 में कश्मीर में अलगाववाद की आग नहीं लगती, 1999 का कारगिल युद्ध नहीं होता, 2001 का पार्लियामेंट अटैक नहीं होता, 2006 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते और ना ही 26/11 हमला हो पाता। मैं आज 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए उन सभी लोगों के लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। इन सब को सही मायनों में इंसाफ तब मिलेगा जिस दिन दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन जैसे भारत माँ के गद्दारों के गले में पट्टे डालकर इन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। ऐसे गद्दार माइंड फक्ड आतंकवादियों से कैसे निपटना है, इसका पूरा ब्लूप्रिंट भगवान श्री कृष्ण ने खुद हमें गीता ज्ञान के माध्यम से समझाया था। शायद ये हाई टाइम है हमारे लिए उनके दिए इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का। गीता के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं।